क्या हो अगर आप एक ऐसी दुनिया से हो जहाँ पर हर समय मीटियोर गिरता रहता है, लेकिन मीटियोर से बचने के लिए उस जगह पर काफी सारे सेफ जगहों को बनाया गया है। लेकिन बाद में अगर आपको पता चले कि ऐसा कुछ मीटियोर गिराने वाले बल्कि एक स्पिरिट होते हैं जो कि इस दुनिया के सभी इंसानियत को खत्म करना चाहते हैं, और यहाँ पर वो स्पिरिट को रोकने के लिए बस दो ही रास्ते हैं। पहला कि आपको वो स्पिरिट को खत्म करना पड़ेगा, और दूसरा वो स्पिरिट को हमने प्यार में फंसा कर उसका पार को सील करना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ इस दुनिया पे गिने चुने ही कुछ लोग हैं जो कि स्पिरिट का पार को सील कर सकते हैं। और बाद में अगर आपको पता चले कि आप भी उसमें से एक हो तो फिर क्या होगा? तो क्या आप सभी लड़कियों को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दोगे, ना कि सभी लड़कियों को हमने प्यार में फंसा कर किस करके उसका पार को सील कर दोगे? कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग को बताया जाता है करीब 23 साल पहले चाइना का एक बॉर्डर के सामने काफी बड़ा एक स्पेस क्विक आया, जिस वजह से उस जगह पर करीब 150 मिलियन लोगों की मौत हो गई। नेक्स्ट सीन में हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने भाई को जगा रही थी, लेकिन उसका जगाने का स्टाइल कुछ अलग ही था। और तभी हम लोग को वो लड़की के बारे में बताया जाता है जिसका नाम कोटोरी है, और दूसरी साइड उसका भाई का नाम सीडो। और यहाँ पर कोटोरी तो अपने भाई को काफी ज्यादा तंग कर रही थी, इसी वजह से सीडो उसको डराने लग जाता है कि जल्दी से तुम यहाँ से भाग जाओ क्योंकि मेरे अंदर एक स्पिरिट घुस गया है। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर दूसरी साइड कोटोरी तो काफी ज्यादा डर जाती है, जिसके कारण वो वहाँ से भाग जाती है। और थोड़ी देर बाद सीडो स्कूल यूनिफॉर्म को पहनकर नीचे चला जाता है। और यहाँ पर तो कोटोरी अभी भी उससे काफी ज्यादा डर रही थी, और उसको इतना ज्यादा डरा हुआ देखकर सीडो उससे कहने लग जाता है कि तुम जरा टेंशन मत करो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। और आगे कोटोरी न्यूज को देख रही होती है जहाँ पर उसको पता चलता है कि सुबह पे ये एक स्पेस क्विक आया था, और इससे हम लोग को पता चलता है कि इस दुनिया पे स्पेस क्विक आता रहता है। और ये स्पेस क्विक को देखकर कोटोरी अपने मन में कहने लग जाती है कि लगता है अब हमें हमारा शेड्यूल को बदलना पड़ेगा। और आगे वो दोनों खाने को खाकर एक दुकान के सामने चले आते हैं, और वहाँ पर कोटोरी तो उससे कह रही थी तुमको याद है ना कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम इस रेस्टोरेंट पे मुझे खाना खिलाओगे, और इसी वजह से कुछ भी हो जाए तुम स्कूल के बाद यहाँ पर ही मेरे लिए इंतजार करना। और उसका ये सा कुछ बातें सुनकर आगे सीधो भी मान जाता है। और तभी हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि छुप छुप कर उन दोनों का बातें को सुन रही थी। और कोटोरी के जाने के बाद तभी सीधो के पास उसका दोस्त आ जाता है, और इसका नाम तो असल में हिरोटो था। फिर स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हिरोटो सीधो से कह रहा था देखो ये मेरा गर्लफ्रेंड है, क्या तुम इससे मिलना पसंद करोगे? लेकिन सीधो तो इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। और तभी अचानक से उन दोनों के सामने वही लड़की आ जाती है जो कि पहले भी उन दोनों को घूरे जा रहा था। और आगे सीधो के पूछने पर हिरोटो उसको बताने लग जाता है कि ये लड़की का नाम असल में ओरिगामी है, और ये हमारे क्लास का जीनियस स्टूडेंट में से एक है। और तो यहाँ पर क्लास में टीचर आ जाती है जो कि सबको गुड मॉर्निंग बोलती है, लेकिन यहाँ पर तो अभी भी ओरिगामी सीधो को घूरे जा रही थी। और इसी वजह से सीधो अपने मन में कहने लग जाता है कि आखिरकार ओरिगामी को मुझसे क्या चाहिए। और आगे क्लास के खत्म होने के बाद हिरोटो दोबारा सीधो के साथ बातें करने लग जाता है, लेकिन तभी अचानक से अनाउंसमेंट होने लग जाता है कि स्पेस क्विक आ गया है। और इसी वजह से सभी लोग जल्दी जल्दी करके एक सेफ्टी जगह पर जाने लग जाते हैं। और दूसरी साइड क्लासरूम से भी सभी लोग एक सेफ जगह पर पहुंच गए थे, लेकिन यहाँ पर तो सीधो काफी ज्यादा टेंशन था क्योंकि कोटोरी ने उससे कहा था कि वो रेस्टोरेंट के सामने उसका इंतजार करेगा। और इसी वजह से वो जल्दी से कोटोरी को कॉल करती है, लेकिन वो फोन को नहीं उठाती, जिसके कारण वो जल्दी से कोटोरी के पास जाने लग जाता है। जहाँ पर जाते हुए वो अपने मन में सोचने लग जाता है क्या कोटोरी अभी भी मेरे लिए उस जगह पर इंतजार कर रही है, और क्या उसको पता नहीं कि स्पेस क्विक आने वाला है। और वो भागते हुए अपने बहन के पास जा ही रहा होता है, लेकिन तभी उस जगह पर एक स्पेस क्विक आकर गिरता है, और इसके कारण तो वो जगह पूरी तरीके से तबाह हो गया था। लेकिन यहाँ पर तो सीधो अभी भी बिल्कुल सही सलामत था। और आगे जब भी वो खड़ा होकर देखता है वो स्पेस क्विक के पास तो एक लड़की थी, और ये सारा कुछ देखकर तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाता है कि आखिरकार ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। और तभी अचानक से वो लड़की सीधो को एक स्लैश मारती है, जिससे कि वो बाल बाल बचता है। और आगे वो लड़की उसके सामने जाकर उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर मारने के लिए आए हो? लेकिन यहाँ पर तो सीधो डर के मारे कुछ भी बोल नहीं पा रहा था, जो देखकर वो लड़की उससे कहने लग जाती है कि अगर ऐसा ही बात है तो मैं यहाँ पर ही तुमको खत्म कर दूंगी। और वो उसको खत्म करे इससे पहले उस जगह पर काफी सारे लड़कियां आकर उसके ऊपर ही अटैक कर देती है, जो देखकर वो लड़की काफी इजीली उसके अटैक को रोक देती है। लेकिन जब भी सीधो वो लड़की का फेस को देखता है वो अपने मन में कहने लग जाता है सच में ये लड़की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये इतना ज्यादा उदास क्यों है। और तभी हम लोग दूसरी साइड वही लड़की को देखते हैं जो कि फाइट कर रही थी, और उन दोनों को फाइट करता हुआ देखकर ओरिगामी जल्दी से सीधो के पास चली जाती है। और ओरिगामी को यहाँ पर देखकर सीधो उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और आगे वो कुछ कहे इससे पहले उस जगह पर एक काफी बड़ा विस्फोट होता है, जिस वजह से सीधो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। और आगे जब भी उसका आंखें खुलता है वो तो एक लड़की का सामने था, और यहाँ पर तो वो लड़की उसका देखभाल कर रही थी। और वो लड़की को देखकर सीधो उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम कौन हो, जिस पर वो बताने लग जाती है कि मेरा नाम रीने है और मैं इस जगह का एक ऑफिसर हूँ, और तुम उस विस्फोट के वजह से बेहोश हो गए थे, इसी वजह से हम तुम्हें यहाँ पर लेकर आए। और उसका ये
ये बात को सुनकर सीधो काफी ज्यादा घबराते हुए पूछने लग जाता है कि आखिरकार मेरा छोटी बहन कहाँ पर है। रीने कहती है कि तुम प्लीज शांत हो जाओ और मुझे पता है कि तुम काफी सारे सवालों का आंसर जानना चाहते हो और इसी वजह से चलो मैं तुमको सबसे पहले इजा का वॉइस कमांडर से मिलवाता हूँ। और आगे सीधो वॉइस कमांडर से मिलता है जिसका नाम कांजुकी था। और तभी सीधो उस जगह पर कोतोरी को देखता है जो कि बैठी हुई थी, जहाँ पर वो इस जगह पर सीधो को स्वागत करता है। और आगे थोड़ी देर बातचीत करने के बाद सीधो को पता चलता है कि कोतोरी असल में इस जगह का कमांडर है। और ये सारा कुछ जानकर तो वहाँ पर सीधो काफी ज्यादा शौक था। और आगे कोतोरी वो लड़की के बारे में बताने लग जाती है कि वो लड़की असल में एक स्पिरिट है और वो इस जगह को खत्म करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती है। और तुमको पता ही होगा कि काफी सारे लोग स्पेस क्विक बोलते हैं और ये सारा कुछ ये स्पिरिट ही करते हैं। और हम लोगों का काम ये है कि वो स्पिरिट को खत्म करके ये दुनिया को बचाना। और वो स्पिरिट को खत्म करने के लिए ओरिगामी हमारा मदद करता है। और ये सारा कुछ करना काफी ज्यादा रिस्क है, इसी वजह से हम लोग के पास एक दूसरा तरीका भी है और इस चीज में तुम हमारे मदद करने वाले हो, जहाँ पर तुम सभी स्पिरिट को हमने जाल पे फंसाओगे, जिस चीज का फायदा उठाकर हम उसे खत्म कर देंगे। और इसका ट्रेनिंग तुमको कल से दिया जाएगा। और क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार तुम बाहर पे क्या कर रहे थे? सीधो बोलता है कि तुमने ही तो मुझसे कहा था कि कुछ भी हो जाए मुझे तुम्हारे पास जाकर तुमसे मिलना पड़ेगा। और जब मैंने तुम्हारे सेलफोन को ट्रैक किया मुझे पता चला कि तुम वो रेस्टोरेंट के सामने खड़े हुए हो और इसी वजह से मैं जल्दी से वो रेस्टोरेंट के पास गया था। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर कोतोरी जल्दी से रीने को फिल्टर को बंद करने के लिए कहती है। और उसका ये बात को सुनकर रीने भी ठीक ऐसा ही करती है, जिस वजह से वो तीनों सीढ़ी के काफी ऊपर चले जाते हैं। और तभी सीधो वहाँ पर एक लड़की को देखता है जो कि सो रही थी। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्कूल में एक न्यू टीचर आई थी और वो और कोई नहीं बल्कि रीने था। लेकिन तभी अचानक से रीने वहाँ पर ही बेहोश हो जाती है। और ये सारा कुछ देख के सीधो अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार रीने यहाँ पर क्या कर रहा है। और आगे ये पूछने पर रीने उसको बताने लग जाती है, मैं टीचर बन के वो स्कूल में इसलिए गया क्योंकि अगर तुमको कुछ हो गया तो मैं जल्दी से तुम्हारे पास चली जाऊंगी। और आगे सीधो एक गेम को खेलने लग जाता है और यही असल में उसका ट्रेनिंग था। और ये गेम पे असल में सब स्पिरिट को अपने प्यार में फंसाने का टेक्निक था, क्योंकि अगर वो स्पिरिट को ऐसे ही जाने देगा तो दूसरा स्पिरिट आकर इस दुनिया पे दोबारा स्पेस क्विक लाएगा। और इसी वजह से सीधो का ये काम है कि वो स्पिरिट को अपने प्यार में फंसाना और उसके साथ डेट करना। और स्पिरिट के साथ कैसे डेट किया जाता है वो इस गेम से सीखेगा। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओरिगामी सीधो से कह रही थी कि कल तुमने जो कुछ भी देखा ये चीज तुम किसी को भी मत बताना, नहीं तो मामला और भी ज्यादा बिगड़ जाएगी। और उसका ये बात को सुनकर सीधो भी इसके लिए मान जाता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीधो अपने घर पे वही गेम को खेल रहा होता है, जहाँ पर वो उस डेटिंग गेम को खेलकर काफी ज्यादा जोश में आ जाता है और कुछ ही देर के अंदर वो उस गेम को भी कंप्लीट कर लेता है। और तभी हम लोग को ओरिगामी का पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पूरे सिटी के ऊपर पूरी तरीके से आग लग गई थी। और वहाँ पर तो ओरिगामी रोते हुए अपने पेरेंट्स को ढूंढ रही थी और काफी देर ढूंढने के बाद आगे उसको अपना पेरेंट्स मिल जाती है। लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर एक स्पेस क्विक आकर गिरता है और वो इस को सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी उसको होश आ जाती है। और तभी हम लोग दूसरे रीना को देखते हैं जो कि सीधो के कान पे एक एयरपोर्ट को लगाकर वहाँ से चली जाती है। और आगे जब भी सीधो कोटोरी के पास जाता है कोटोरी उससे कहने लग जाती है कि तुम्हारा आज का मिशन ये है कि तुमको एक लड़की को प्रपोज करना है और इसी के साथ साथ तुमको वो लड़की को डेट पर ले जाने के लिए भी मनाना पड़ेगा। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर सीधो भी मान जाता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ पर सीधो अपने टीचर के सामने थी और उसका मिशन तो आज टीचर को प्रपोज करना था। और आगे जब भी वो अपने टीचर को डेट के लिए पूछने वाला होता है वो काफी ज्यादा घबरा जाता है, जिस वजह से वो कुछ भी नहीं कह पाता। और ये सारा कुछ देखकर कोतोरी उसको दूर से बता रही होती है कि आखिरकार उसको क्या क्या बोलना है, लेकिन दूसरी साइड सीधो को तो उसका कुछ भी बात समझ नहीं आ रहा था, इसी वजह से वो खुद से ही बातें करने लग जाता है। जहाँ पर सीधो थोड़ी देर बातें करने के बाद फाइनली वो टीचर से कह ही देता है कि मैं आपको काफी ज्यादा पसंद करता हूँ और इसी वजह से क्या आप मुझसे शादी कर सकते हो। और इसका ये सारा कुछ बातें सुनकर दूसरी साइड टीचर भी उससे कहने लग जाती है ठीक है तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये कहकर टीचर इसके लिए काफी ज्यादा जोश में आ जाती है और अपने टीचर को इतना ज्यादा सीरियस देखकर जल्दी से सीधो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जब भी वो भाग रहा होता है वो गलती से किसी से टकरा जाता है और वो और कोई नहीं था बल्कि ओरिगामी थी। और ये सारा कुछ देखकर कोतोरी सीधो से कहने लग जाती है कि तुमको ओरिगामी को भी डेट के लिए पूछना पड़ेगा। और ये सारा कुछ सुन के तो सीधो पहले मना कर रहा था, लेकिन बाद में उसको मानना ही पड़ता है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि तुम सच में काफी ज्यादा सुंदर हो और तुम मुझे काफी ज्यादा प्यारी लगती हो, इसी वजह से क्या तुम मेरे साथ डेट पे जाना पसंद करोगे। और उसका ये बात को सुनकर दूसरे साइड ओरिगामी को भी पता चल जाता है कि सीधो उसको प्रपोज कर रहा था और इसी वजह से वो भी उसके साथ डेट पे जाने के लिए मान जाती है, जहाँ पर ओरिगामी उसको एक फोटो देकर जाने वाली थी। लेकिन तभी अचानक से अनाउंसमेंट होता है कि स्पेस क्विक आने वाला है और इसी वजह से ओरिगामी जल्दी से वो स्पिरिट को रोकने के लिए वहाँ से चली जाती है। और ये सारा कुछ देखकर सीधो जल्दी से कोटोरी से पूछने लग जाता है कि क्या ये सारा कुछ करने वाला वही प्रिंसेस है। कोटोरी बताती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, वही
प्रिंसेस है और वो तुम्हारे स्कूल के ऊपर स्पेस क्विक ला रहा है। और तभी थोड़ी देर बाद उस जगह पर एक स्पेस क्विक आकर गिरता है, जिस वजह से वो स्कूल पूरी तरीके से तबाह हो गया था। और तभी हम लोग ओरिगामी के सभी मेंबर को देखते हैं जो कि बाहर रुके हुए थे। और दूसरी साइड हम लोग वो स्पीड को देखते हैं जो कि क्लास के अंदर खड़ी हुई थी। और तभी स्कूल के सामने सीधो भी आ जाता है, जहाँ पर उसको ऑर्डर दिया जाता है कि तुमको जल्दी से वो स्पीड के पास जाकर उसको प्रपोज करना पड़ेगा। जिस पर सीधो हमने बहन से कहने लग जाता है कि मैं ये सारा कुछ बिल्कुल भी नहीं कर सकता। वो बताती है कि अभी हमारे पास चांस है, तुमको ये चीज करना ही पड़ेगा। और उसके ये बात को सुनकर सीधो भी वो स्पीड के बारे में सोचने लग जाता है, जहाँ पर वो थोड़ा सा उदास था। और इसी वजह से आगे वो इसके लिए मान जाता है, जहाँ पर कोटोरी उससे कहने लग जाती है कि तुम जरा टेंशन मत करो, हमारे पास काफी सारे स्पेशलिस्ट है जो कि तुमको गाइड करेगा। और आगे सीधो स्कूल के अंदर जाकर वो रूम पर चला जाता है। और जब भी वो स्पीड सीधो को यहाँ पर आते हुए देखती है, वो जल्दी से उसको ऊपर अटैक कर देती है, जिससे कि सीधो बाल वाल बचता है। और आगे सीधो कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन तभी कोटोरी उससे कहने लग जाती है कि तुम अभी कुछ भी मत बोलो, हमारे पास कुछ स्पेशलिस्ट है और वही तुमको बताएगा कि आखिरकार तुमको क्या बोलना है। और तभी सभी स्पेशलिस्ट उससे कहने लग जाता है कि तुमको ये बोलना है वो बोलना है। लेकिन यहाँ पर तो सीधो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो अभी क्या बोलेगा। कोटोरी कहती है कि तुम सबसे पहले उसको अपना नाम बताओ। और उसका ये बात को सुनकर सीधो भी वो स्पीड का नाम पूछता है, लेकिन दूसरी साइड तो वो स्पीड अपना नाम बताने के लिए रेडी ही नहीं था, जहाँ पर वो उसको पॉइंट करते हुए कहने लग जाती है कि तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए हो, है ना? और वैसे भी तुम मुझे सच भी नहीं बता रहे हो, इसी वजह से मैं तुमको मारने वाली हूँ। और उसका ये सब कुछ बातें सुनकर सीधो तो काफी ज्यादा डर जाता है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि मैं यहाँ पर तुमको मारने के लिए नहीं आया हूँ, और वैसे भी मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इसी वजह से मैं तुमको अपनाऊंगा, क्योंकि मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। और उसका ये बात को सुनकर वो स्पीड भी अटैक को रोक देती है, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाती है कि क्या सच में तुम मुझे अपनाओगे? वो बोलता है हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुमको अपनाऊंगा। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर दूसरी साइड वो स्पीड काफी ज्यादा शर्मा जाती है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि तुम पहले इंसान हो जो कि मेरे साथ बातें करने की कोशिश किया। और आगे सीधो उससे उसका नाम पूछने लग जाता है। वो बताती है कि मेरा नाम नहीं है और क्या तुम मुझे एक नया नाम दे सकते हो? और उसका ये बात को सुनकर सीधो को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसको क्या नाम रखना चाहिए। और आगे सभी उसको काफी सारे नाम सजेस्ट करने लग जाती है, लेकिन यहाँ पर तो सीधो को कोई भी नाम पसंद नहीं आया था। और इसी वजह से कोटोरी वो गेम खेलने वाले सभी पर्सन से पूछने लग जाती है कि आखिरकार एक नए गर्लफ्रेंड का क्या नाम रखना चाहिए। और दूसरी हम लोग हिटोरू को देखते हैं जो कि वही गेम को खेल रहा था, जहाँ पर वो एक नाम को सजेस्ट करता है, और ये नाम तो सीधो को भी काफी ज्यादा पसंद आया था। और इसी वजह से सीधो जल्दी से बोस स्पीड से कहने लग जाता है कि क्यों ना तुम्हारा नाम मैं मिसाको रख दूं। लेकिन बोस स्पीड को तो ये नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, इसी वजह से वो दोबारा काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है कि आखिरकार तुम ये सा कुछ क्या नाम रख रहे हो और क्या तुमको मुझसे प्यार नहीं है। और ये कहकर वो उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है, जो देखकर सीधो भी काफी ज्यादा डर जाता है। और आगे सीधो थोड़ा सा हिम्मत करके कहने लग जाता है अरे रुक जाओ, क्यों ना तुम्हारा नाम टोका रख दिया जाए। और यहाँ पर तो वो स्पीड को ये नाम काफी ज्यादा पसंद आई थी, और इसी वजह से वो स्पीड इसके लिए मान जाती है। और आगे टोका अपना नाम बोर्ड पर लिख देती है, जो देखकर सीधो भी अपना नाम बोर्ड पर लिख देता है। और आगे वो दोनों एक दूसरे से बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी उस जगह पर ओरिगामी का टीम आकर टोका के ऊपर अटैक कर देती है, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि टोका सीधो के ऊपर अटैक करने वाला है। और उन लोगों को हमला करते हुए देखकर टोका सीधो से कहने लग जाती है कि तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुमको चोट आ जाएगी, और तुम जरा टेंशन मत करो, मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला। सीधो कहता है नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा, क्योंकि मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। और इसका ये सा कुछ बातें सुनकर टोका उस जगह पर एक बैरियर को बनाकर सीधो के साथ बातें करने लग जाती है, जहाँ पर सीधो उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम कल मेरे साथ डेट पर चलोगे। लेकिन यहाँ पर तो टोका को डेट के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, इसी वजह से वो पूछने लग जाता है कि आखिरकार ये डेट क्या है। और आगे टोका हमने पार के वजह से कुछ कर रही होती है, और ये सारा कुछ देखकर तो ओरिगामी को ऐसा लग रहा था कि वो सीधो के ऊपर अटैक करने वाला है, और इसी वजह से वो जल्दी से सीधो के पास चली जाती है उसको बचाने के लिए। और यहाँ पर तो ओरिगामी बेफालतू का उसको ऊपर अटैक कर रही थी, और इसी वजह से गुस्से में टोका भी उसको ऊपर अटैक कर देती है, जिस वजह से वहाँ पर एक विस्फोट होता है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो विस्फोट के वजह से ओरिगामी का हालत काफी ज्यादा खराब हो गया था, और इसी वजह से ओरिगामी को हॉस्पिटल पे भेज दिया जाता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सीधो वो स्कूल में चला जाता है, जहाँ पर उसको वही वोट का टुकड़ा मिलता है जिसके अंदर की टोका का नाम लिखा हुआ था। और तभी अचानक से उस जगह पर टोका आकर उसको बुलाने लग जाती है, जहाँ पर टोका उससे कहने लग जाती है कि मुझे डेट के बारे में पता चल गया है, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ डेट पे जाने के लिए तैयार हूँ। और उसका ये सा कुछ बातें सुनकर सीधो शर्माते हुए उससे कहने लग जाता है ठीक है मैं जाऊंगा, लेकिन क्या तुम इस कपड़े को पहनकर ही मेरे साथ डेट पर जाने वाले हो? टोका कहती है तो फिर मुझे कौन सा कपड़ा पहनना पड़ेगा, जिस पर सीधो उसको ओरिगामी का फोटो को दिखाकर उससे कहने लग जाता है कि तुमको डेटिंग में इस तरीके के कपड़े को पहनना पड़ेगा। और उसका
ये फोटो को देखकर टोका आगे उस ड्रेस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद तो वो सच में काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। जिसके बाद वो दोनों एक साथ डेट के लिए निकल पड़ते हैं और डेट पर तो यहाँ पर टोका काफी ज्यादा खाना को खा रही थी क्योंकि उसने कभी भी इतना स्वादिष्ट खाना को नहीं खाया था। लेकिन जब भी टोका इस जगह पर इतने सारे लोगों को देखता है वो कहने लग जाती है मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी हमें मारने के लिए आए हैं और इसी वजह से टोका हमने अटैक से सबको मारने वाली होती है। लेकिन तभी ठीक टाइम पे सीधो आकर उसको रोक देता है। लेकिन तभी वो एक बच्चे को देखता है जो कि अपना कचरा डस्टबिन में फेंक देता है और इसकी वजह से तो उसके मोम उसको शाबाशी दे रहे थे और ये सारा कुछ देखकर टोका भी ठीक ऐसा ही करने लग जाती है और ये सारा कुछ देख के सीधो को ना चाहते हुए भी टोका को शाबाशी देना पड़ता है और इसी वजह से यहाँ पर तो टोका काफी ज्यादा खुश थी। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टोका काफी सारे खाने को खा रही होती है क्योंकि उसको इस दुनिया के खाना काफी ज्यादा पसंद आया था। और तभी हम लोग आसमान पे एक ड्रोन को देखते हैं जो कि उन लोगों के ऊपर नजर रखे हुए थे और वो और कोई नहीं था बल्कि ओरेगामी थी जो कि उन लोगों के ऊपर काफी देर से नजर रखी हुई थी। और ऐसा इसलिए था क्योंकि ओरेगामी को टोका के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था क्योंकि टोका काफी ज्यादा पावरफुल है और वो जब चाहे सीधो को खत्म कर सकता है। और आगे सीधो और टोका एक रेस्टोरेंट के सामने चले जाते हैं जहाँ पर टोका कहने लग जाती है कि मुझे ये रेस्टोरेंट के अंदर जाना है। लेकिन यहाँ पर तो दूसरे सीधो का सारा पैसा खत्म हो गया था। इसी वजह से वो उससे कहने लग जाता है कि ये रेस्टोरेंट काफी ज्यादा घटिया है, इसी वजह से तुमको यहाँ पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर टोका उसका बात को बिल्कुल भी नहीं मानती जहाँ पर वो सीधा वो रेस्टोरेंट के अंदर चली जाती है। और तभी वहाँ पे सीधो के पास उसका दोस्त हिरोटो आ जाता है जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम अपने गर्लफ्रेंड के साथ अंदर क्यों नहीं जा रहे हो। वो कहता है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है जिससे कि मैं उसको खिला पाऊँ। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर आगे हिरोटो उसको काफी सारा पैसा देकर गुड लक कहकर वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर तो सीधो को पैसा मिल गया था, इसी वजह से वो भी वो रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। लेकिन जब भी वो अंदर जाता है उसको वहाँ पर रीने मिलती है जो कि इस जगह पर काम कर रही थी। ये देखकर वो उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर रीने बताने लग जाती है कि हम बस टोका को यहाँ पर देखने के लिए आए थे और ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि टोका क्या खाता है। और तभी अचानक से टोका उसको बुलाने लग जाती है जो देखकर वो भी सीधा जगह टेल पे बैठ जाता है। और तभी हम लोग को पता चलता है कि इस जगह पे सभी लोग कोटोरी का ही आदमी थे और इस जगह पर तो यहाँ पर सभी टोका को एनालाइज करने के लिए आए थे। और तभी अचानक से सीधो के टेबल के सामने एक लड़की आ जाती है और वो और कोई नहीं बल्कि कोटोरी थी। और ये सब कुछ देखकर सीधो उससे पूछने वाला होता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। इससे पहले कोटोरी हमने प्लेट को सीधो के मुंह पे मारकर टोका से कहने लग जाती है आपके लिए यहाँ का सारा खाना बिल्कुल फ्री है। और ये कहकर कोटोरी काफी सारा खाना को लाकर टोका को दे देती है और इतने सारे स्वादिष्ट खाने को देखकर आगे टोका भी वो सारा खाना को खाने लग जाती है जिससे इसका फायदा उठाकर कोटोरी सीधो से कहने लग जाती है कि तुमको और भी टोका के साथ डेट पर जाना पड़ेगा क्योंकि हम उसे एनालाइज कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टोका और सीधो एक साथ एक जगह पर जा रहे होते हैं और उस जगह पर तो वहाँ पर काफी बड़ा एक फेस्टिवल हो रहा था। और तभी अचानक से उस जगह पर एक आदमी आकर उन दोनों से कहने लगते हैं कि आप लोग हमारे इस जगह पर आने वाले 1 लाख कस्टमर हैं और इसी वजह से कांग्रेचुलेशन आप लोगों के लिए यहाँ का सारा खाना बिल्कुल फ्री है। और तभी हम लोग दूसरा ओरेगामी को देखते हैं जो कि उन दोनों के ऊपर ही नजर रखी हुई थी। लेकिन तभी अचानक से उसका कनेक्शन टूट जाता है, इसी वजह से उसको ऐसा लगने लग जाता है कि कहीं सीधो मुसीबत में तो नहीं पड़ गया। और दूसरा हम लोग टोका को देखते हैं जो कि सीधो से कह रही थी तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम काफी ज्यादा दुखी हो और क्या तुमको ये डेट पे बिल्कुल भी मजा नहीं आया। जिस पर सीधो कहने लग जाता है कि ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है, अगर ऐसी बात है तो हम दोनों ये आइसक्रीम एक साथ खाएंगे। और तभी उस जगह पर काफी सारे लोग आकर सीधो को चेयर करने लग जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों एक गेम को खेलने के लिए आए थे। लेकिन तभी अचानक से वो दोनों उस गेम पे एक लकी ड्रॉ जीत जाते हैं और ये सब कुछ देखकर सीधो अपने मन में कहने लग जाता है हम दोनों इतना आसानी से यहाँ के सारे गेम जीत रहे हैं। और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर तो कुछ न कुछ गड़बड़ है। और यहाँ पर तो उन लोग को रात गुजारने के लिए एक होटल का रूम मिला था और इसी वजह से आगे वो दोनों उस होटल के सामने चले जाते हैं। और यहाँ पर तो टोका ये होटल पर रहने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन दूसरी साइड तो सीधो ये होटल पे रहना नहीं चाहता था, जिस वजह से वो टोका को लेकर वहाँ से भागने लग जाता है। लेकिन दबिया जहाँ से उस जगह पर बारिश होने लग जाता है, जिस वजह से वो दोनों एक गेम जोन के अंदर घुस जाते हैं। और दूसरी साइड हम लोग कोटोरी को देखते हैं जो कि अभी भी उन दोनों को बड़ी नजर रखी हुई थी और उस जगह पर तो टोका को एक चीज चाहिए था जो कि वो गेम खेल कर ही पा सकता है। और इसी वजह से जब भी सीधो ये गेम को ट्राई करने की कोशिश करता है वो इसमें हार जाता है। और यहाँ पर वो दोनों तो बार बार ये गेम को हार रहे थे, इसी वजह से सीधो उससे कहने लग जाता है कि इस बार हम दोनों एक साथ ये गेम को खेलेंगे। और आगे वो दोनों एक दूसरे से चिपक कर वो गेम को खेलने लग जाते हैं। और यहाँ पर तो वो दोनों उस चीज को उठा लिए थे, लेकिन उन लोगों का किस्मत इतना ही ज्यादा खराब था जिस वजह से वो चीज वहाँ पर ही फंस जाता है। और ये सब कुछ देखकर तो टोका काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जहाँ पर वो उस गेम से कहने लग जाती है कि हम दोनों ने इस गेम पे अपना बेच दिया, तो आखिरकार तुम इस गेम पे फंस क्यों गए। ये कहकर वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। लेकिन तभी
तभी अचानक से वो चीज नीचे गिर जाता है। ये देखकर तो वो दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं आज का दिन के बारे में, जहाँ पर टोका उससे कहने लग जाती है कि सच में आज का दिन काफी ज्यादा अच्छा था। और तभी हम लोग दूर पे ओरिगामी को देखते हैं जो कि अपना स्नाइपर से टोका को टारगेट कर रही थी, लेकिन दूसरी साइड तो सीधो को भी इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। जहाँ पर टोका सीधो से कहने लग जाती है कि मैं काफी टाइम से ये दुनिया को गलत समझता हुआ आ रहा हूँ और तुमसे मिलने के बाद आज मुझे पता चला कि ये दुनिया कितना ही ज्यादा खूबसूरत है और मैं जब भी इस दुनिया पे आता था मैं हर टाइम इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करता रहता था और इस वजह से मैं इस दुनिया को चोट पहुंचाया, जिस वजह से मैं काफी ज्यादा दुखी हूँ। लेकिन बहुत टाइम हो गया है और लगता है मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास ये दुनिया पे रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। और उसका ये सा कुछ बातें सुनकर सीधो उससे कहने लग जाता है कि तुमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और तुम हमारे साथ ही इस दुनिया पे रह सकते हो और तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूंगा। और उसका ये बात को सुनकर आगे वो दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने वाले होते हैं, लेकिन तभी दूसरे साथ ओरिगामी अपना स्नाइपर से टोका के ऊपर शूट कर देती है और ये सब कुछ देखकर जल्दी से सीधो टोका को धक्का दे देता है, जिस वजह से टोका तो यहाँ पर बच गई थी, लेकिन दूसरी साइड वो गोली जाकर डायरेक्ट सीधो को लगता है और इसी वजह से तो उसके अंदर से काफी ज्यादा खून निकल रहा था और इसी वजह से सीधो वहाँ पर ही मारा जाता है। और सीधो को मरा हुआ देखकर दूसरी साइड तो ओरिगामी काफी ज्यादा टेंशन में पड़ गया था और सीधो को मरा हुआ देखकर यहाँ पर वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि तुमने मुझसे वादा किया था ना कि हमेशा ही तुम मेरे साथ रहोगे, लेकिन अब तुम नहीं रहे। ये कहकर वो रोती हुए काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और आगे वो अपना पार को रिलीज करती हुए कहने लग जाती है कि ये दुनिया हमेशा बुरा थी और बुरा रहेगी। ये कहकर वो अपने ओरिजिनल फॉर्म पे आ जाती है और आगे टोका अपना शॉर्ट को निकाल कर ओरिगामी के ऊपर एक स्लैश मारती है, जिससे कि वो बाल बाल बचती है। और टोका को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर यहाँ पर ओरिगामी भी काफी ज्यादा डर गई थी, जहाँ पर वो अपने मन में सोचने लग जाती है कि क्या मैंने सीधो को मार दिया। और दूसरे साइड कोटोरो को भी पता चल गया था कि सीधो मर गया है और इसी वजह से वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन तभी कोटोरी बोलने लग जाती है कि तुम लोग ज्यादा टेंशन मत करो, बस देखते जाओ। और इतना कहते ही सीधो का बॉडी ऑटोमेटिकली हील हो जाता है और ये सब कुछ देखकर तो सीधो को यहाँ पर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार मेरे साथ क्या हुआ अभी। और तभी हम लोग दूसरे साइड टोका को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में उससे कह रही थी कि आखिरकार तुमने सीधो को क्यों मारा और उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ी थी। ये कहकर वो अपने पार को चार्ज करने लग जाती है उसके ऊपर एक खतरनाक अटैक करने के लिए और उसका ये सब कुछ बातें सुनकर दूसरा ओरिगामी दुखी होकर अपने मन में कहने लग जाती है मॉम डैड मेरे वजह से सीधो भी मारा गया। और आगे टोका उसके ऊपर अटैक करे इससे पहले उस जगह पर सीधो आ जाता है और सीधो को जिंदा देखकर तो यहाँ पर टोका काफी ज्यादा खुश हो गई थी, जहाँ पर वो रोते हुए उससे कहने लग जाती है कि मैं तुमको बचा नहीं पाई, इसी वजह से मुझे माफ कर देना। और आगे सीधो उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम्हारे शॉर्ट के साथ ये क्या हो रहा है। वो बताती है कि मैंने अपना पार को इकट्ठा कर लिया था ओरिगामी के ऊपर अटैक करने के लिए और मैं अभी बेकाबू हो चुकी हूँ, इसी वजह से ये शॉर्ट कभी भी फट सकता है और इस चीज को कैसे रोका जाता है मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। और उसका ये सब कुछ बातें सुनकर कोटोरी सीधो से कहने लग जाती है यही मौका है कि तुम जल्दी से उसे किस करो जिससे कि वो शांत हो जाएगा। और इसी वजह से सीधो भी थोड़ा सा शर्माते हुए उससे कहने लग जाता है कि हम इस चीज को रोक सकते हैं, इसके लिए हमें बस किस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर तो किस के बारे में टोका को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था और इसी वजह से सीधो उसको बताने लग जाता है हमें बस अपना अपना लिप्स को एक दूसरे से मिलवाना पड़ेगा। और उसका ये बात को सुनकर टोका सीधा जाकर सीधो को किस कर लेती है और इस वजह से तो टोका बिल्कुल नॉर्मल फॉर्म पे आ गया था और ट्रांसफॉर्म होने के वजह से तो यहाँ पर वो तो बिल्कुल बिना कपड़ों में था, जिस वजह से सीधो जल्दी से उससे माफी मांगने लग जाता है। टोका कहती है कि क्या तुम मुझे ऐसे ही हक करके रख सकते हो क्योंकि यहाँ पर काफी सारे लोग हैं जो कि मुझे बिना कपड़ों में देख सकता है। और उसका ये सब कुछ बातें सुनकर आगे सीधो भी ठीक ऐसा ही करता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीधो अपने स्कूल पर जा रहा था, लेकिन तभी उसको वहाँ पर एक लड़की मिलती है जो कि पानी पे खेल रही थी, लेकिन तभी अचानक से वो लड़की खेलते खेलते वहाँ पर ही गिर जाती है, जो देखकर सीधो भी उसका मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जब भी वो लड़की सीधो को देखती है वो वहाँ पर काफी ज्यादा डर जाती है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीधो स्कूल में होता है और तभी यहाँ पर टीचर आकाशा से कहने लग जाती है कि आज हमारे स्कूल में एक नया स्टूडेंट ट्रांसफर हुआ है और वो तो और कोई नहीं बल्कि टोका थी। ये देखकर सीधो तो दूसरी साइड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टोका ने सीधो के लिए कुकीज बनाई थी और यहाँ पर तो टोका ये चाहती थी कि सीधो उसका कुकीज को खाए और तभी अचानक से क्लासरूम के सामने ओरिगामी आ जाती है और ये देखकर तो वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान थे। और आगे ओरिगामी सीधो के पास जाकर उससे कहने लग जाती है कि प्लीज तुम कल के लिए मुझे माफ कर देना क्योंकि कल मैंने तुमको गलती से मार दिया था। और उसको इतना ज्यादा माफी मांगते हुए देखकर आगे सीधो भी उसको माफ कर देता है। और आगे ओरिगामी सीधो से पूछने लग जाती है कि क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो क्योंकि तुमने उस दिन मेरे साथ डेट पे जाने का वादा किया था। जिस पर टोका उससे कहने लग जाती है कि जल्दी से तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि सीधो अभी
मेरा कुकीज को चखने वाला है। और उसका ये बात को सुनकर आगे ओरिगामी भी आमना कुकीज को दिखाती है उससे कहने लग जाती है, मैंने भी तुम्हारे लिए कुकीज लाया हूँ, इसी वजह से मेरा भी कुकीज को चख के देखो। और उसका ये सा कुछ बातें सुनकर यहाँ पर तो टोका काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और इसी वजह से उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लग जाती है। जो देखकर सीधो उन दोनों से कहने लग जाता है कि प्लीज तुम दोनों लड़ाई मत करो, मैं तुम दोनों का ही कुकीज को खाऊंगा। ये क्या करी वो जल्दी से उन दोनों का ही कुकीज को एक साथ खा लेता है। और ये सारा कुछ देखकर दोबारा उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लग जाता है कि सीधो ने सबसे पहले मेरा कुकीज को खाया है। और तभी अचानक से उस जगह पर हिरोटो आकर कहने लग जाता है, देखो मेरा गर्लफ्रेंड ने मेरे लिए कुकीज भेजा है। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर तो वहाँ पर सभी काफी ज्यादा हैरान थे। और आगे स्कूल खत्म होने के बाद सीधो भीगते हुए हमने घर पर चला जाता है, लेकिन जब भी वो नहाने के लिए जाता है उसके अंदर तो पहले से ही टोका नहा रही थी। और उसको यहाँ पर देखकर तो सीधो काफी ज्यादा हैरान था, लेकिन जब भी टोका उसको देखती है वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है, जिसके कारण वो उसको लात मार के बाहर फेंक देती है। और आगे सीधो अपने बहन के पास जाकर उससे पूछने लग जाता है कि ऐसा कुछ तुमने किया है ना, और क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार टोका मेरे घर पर क्या कर रहा है। कोटोरी कहती है कि तुमने ही तो उससे कहा था कि तुम हमेशा ही उसका ध्यान रखोगे। और तभी सीधो देखता है कि उस जगह पर तो रीने भी थी, जहाँ पर रीने उसको बताने लग जाती है कि जब तुमने टोका को किस किया था तब से उसका पावर सील हो गया है। सीधो कहता है ये अच्छा बात है ना। टोका बताने लग जाती है, हाँ ये अच्छा बात है, लेकिन तुम कभी भी ये मत भूलना कि इस दुनिया पे बस एक ही स्पिरिट रहता है। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिनों के अंदर यहाँ पर और एक नया स्पिरिट आएगा ये दुनिया को खत्म करने के लिए, और इसी वजह से तुमको ठीक ऐसे ही उसको अपने प्यार में फंसा कर उसका पावर को सील करना पड़ेगा। और तभी हम लोग टोका को देखते हैं जो कि उन लोगों का बात को सुन रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीधो अपने रूम पर होता है, लेकिन तभी कोटोरी उससे कहने लग जाती है कि क्या तुम बल्ब को बाथरूम पर लगा दोगे। और उसका ये बात को सुनकर आगे सीधो भी इसके लिए मान जाता है, लेकिन जब भी वो बल्ब को लगाने के लिए बाथरूम पर जाता है वहाँ पर तो टोका पहले से ही बैठी हुई थी। और आगे जब भी टोका उसको यहाँ पर देखती है वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है, और आगे वो शर्म के मारे उसको टॉयलेट पेपर फेंक के मारती है। और तभी उस जगह पर कोटोरी आकर उससे कहने लग जाती है, तुमसे इतना भी नहीं हो पा रहा है तो तुम और एक नया स्पिरिट को कैसे संभालोगे। सीधो पूछता है क्या ये ट्रेनिंग का हिस्सा है, जिस पर वो हाँ बताती है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोटोरी सीधो से कह रही होती है कि जल्दी से जाओ और जाकर तुम अभी नहा लो। और उसका ये बात को सुनकर आगे सीधो भी मान जाता है, लेकिन जब भी वो नहा रहा होता है वो नोटिस करता है कि वहाँ पर तो टोका अपना कपड़े को चेंज कर रही थी नहाने के लिए। और ये सारा कुछ देखकर सीधो अपने मन में कहने लग जाता है कि ये सारा कुछ जरूर कोटोरी ने किया होगा। और आगे टोका सीधा जाकर पानी के अंदर कूद जाती है, लेकिन तभी अचानक से टोका देखने लग जाती है कि पानी के अंदर से काफी ज्यादा बुलबुले निकल रहे हैं। और थोड़ी देर के अंदर ही सीधो पानी से बाहर निकलकर उससे कहने लग जाता है, हाय आखिरकार तुम कैसे हो। और सीधो को यहाँ पर देखकर तो टोका काफी ज्यादा शर्मा गई थी, जिसके कारण वो सीधो को पकड़कर पानी में डुबाने लग जाती है। फिर अगले दिन पे स्कूल का सीन दिखाया जाता है और टिफिन टाइम पे तो ओरिगामी और टोका एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे थे, क्योंकि वो दोनों टोका के साथ एक साथ लंच करना चाहते थे। और आगे खाने के टाइम पे ओरिगामी नोटिस करती है कि टोका का और सीधो का लंच बॉक्स बिल्कुल सेम है, और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो दोनों एक ही घर में रह रहे थे। और इसी वजह से ओरिगामी उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम्हारे और टोका का लंच बॉक्स सेम क्यों है। सीधो बताता है क्योंकि हम लोग एक ही दुकान से लंच को परचेज किया था, लेकिन तभी अचानक से अलार्म बजने लग जाता है क्योंकि उस जगह पर एक स्पेस कोई गिरने वाला था। और इसी वजह से सभी स्टूडेंट एक साथ वो सेफ प्लेस पे जाने लग जाते हैं। और दूसरा हम लोग रीने को देखते हैं जो कि सीधो को बता रही होती है कि तुम टोका को अपने साथ नहीं ले जा सकते, क्योंकि उसका पावर सील होने के बाद वो एक नॉर्मल ह्यूमन बन गया है। इसी वजह से आगे सीधो अपने टीचर के पास जाकर कहने लग जाता है, मैम क्या आप टोका का ध्यान रख सकते हो क्योंकि मुझे एक काम पर जाना है। ये कहकर ही आगे सीधो टोका को बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। और आगे जब भी वो बेस पर जाता है उसको पता चलता है कि वो स्पिरिट वही लड़की थी जिससे कि वो कुछ दिनों पहले मिला था। और ये देखकर सीधो जल्दी से उसका पावर को सील करने के लिए वहाँ से चला जाता है। और दूसरी हम लोग वही बच्ची को देखते हैं जिसके ऊपर ओरिगामी का टीम अटैक कर देती है, लेकिन वो बच्ची उन लोग के ऊपर अटैक ना कर ही वहाँ से भागने लग जाती है। और आगे वो भागते भागते एक बिल्डिंग के अंदर चले जाती है और थोड़ी देर में वहाँ पर सीधो भी आ जाता है, जो देखकर वो बच्ची का पपेट उससे कहने लग जाती है कि क्या तुम वो सभी लड़कियों की तरह इसे तंग करने के लिए आए हो, और तुम तो वही लड़के हो ना जिसने की मेरा उस दिन जान बचाई थी, और मेरा नाम असल में यूसिनो है और तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो। और उसका ये सा कुछ बातें सुनकर सीधो उससे कहने लग जाता है कि क्या तुम मेरे साथ एक डेट पर चलोगे, लेकिन दूसरी साइड तो वो बच्ची को डेट के बारे में बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं था। और दूसरी साइड हम लोग टोका को देखते हैं जो कि टीचर से कह रही होती है बाहर पे काफी ज्यादा खतरा है, तो आखिरकार सीधो कहाँ पर गया है। टीचर बताती है कि मुझे भी इसके बारे में नहीं पता, लेकिन उसने मुझसे ये कहकर गया कि मुझे कुछ काम है। और आगे जब भी टीचर टोका की तरफ देखती है वो तो वहाँ पर नहीं था। और तभी हम लोग दूसरी साइड ओरिगामी को देखते हैं और वहाँ पर तो उसकी लीडर उससे कह रही थी हम लोग अंदर पे नहीं जा सकते, और अगर हम लोग अंदर गए तो काफी ज्यादा तबाही होगा। और दूसरी साइड हम लोग सीधो को देखते हैं जो कि उसी से कह रहा होता है तुम
तुम ऊपर पे मत चढ़ो नहीं तो तुम नीचे गिर जाओगे। लेकिन यहाँ पर तो यूसिनो उसका बात को बिल्कुल भी नहीं मान रही थी और तभी अचानक से वो ऊपर से नीचे गिर जाता है और ये देखकर जब भी सीधो उसको बचाने के लिए जाता है गलती से वो उसको किस कर देता है और तभी अचानक से कावड़ी सीधो से कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, वहाँ पर हमें काफी ज्यादा एनर्जी फील हो रही है। और तभी हम लोग बाजू में टोका को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि उसने यहाँ पर उन दोनों को किस करते हुए देख लिया था। और आगे टोका सीधो के पास जाकर उससे कहने लग जाती है तुम आखिरकार मुझे छोड़कर ये लड़की के साथ यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तभी अचानक से यूसिनो का पपीट उससे कहने लग जाती है कि तुम ये सारा कुछ देखकर समझ ही पा रहे हो है ना कि सीधो तुमसे ज्यादा यूसिनो को काफी ज्यादा पसंद करता है। और उसका ये सारा कुछ बात सुनकर दूसरा टोका रोते हुए कहने लग जाती है कि प्लीज ऐसा मत कहो। और आगे वो पपिट कुछ कहे इससे पहले टोका उसका पपिट को ले लेता है जो देखकर यूसिनो उससे कहने लग जाती है कि प्लीज तुम मुझे ये पपिट दे दो। लेकिन वो तो यहाँ पर मान नहीं रहा था, इसी वजह से सीधो उससे कहने लग जाता है कि टोका प्लीज तुम उसे उसका पपिट लौटा दो। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर टोका रोते हुए उससे कहने लग जाती है कि क्या तुम मुझसे ज्यादा इसे पसंद करते हो। और तभी अचानक से यूसिनो एक मॉन्स्टर को बुलाती है जिस वजह से तभी वहाँ पर एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है। और आगे यूसिनो वो मॉन्स्टर के पेड़ में चली जाती है और जाने से पहले वो उससे ये कहता है कि अब तुम नहीं बचने वाले। और दूसरा हम लोग कोटोरी को देखते हैं जो कि उससे कह रही होती है कि ये काफी ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से तुम जल्दी से वहाँ से भाग जाओ। और तभी अचानक से ओरिगामी का टीम आकर वो बिल्डिंग के ऊपर अटैक करने लग जाती है लेकिन ठीक टाइम पे सीधो जाकर टोका को बचा लेता है। और उन लोगों को अटैक करता हुआ देखकर जल्दी से यूसिनो वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन लास्ट में तो वो ओरिगामी के टीम के वजह से पकड़ा गया था। और इसी वजह से यूसिनो जल्दी से अपने पावर के मदद से वो वहाँ से भाग जाती है। और आगे जब भी ओरिगामी नीचे जाकर देखती है उसको वहाँ पर यूसिनो का वही पपेट मिलती है। और दूसरा हम लोग सीरो को देखते हैं जो कि टोका से कह रहा होता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर वो बताने लग जाती है कि तुम मुझे हाथ भी मत लगाओ क्योंकि अब से मैं तुमको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। ये कहकर वो उसको मारने लग जाती है। और आगे टोका उसे कहने लग जाती है कि क्या सच में तुम मुझसे ज्यादा उसे पसंद करते हो। सीधो बोलता है नहीं ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा हम लोग कोटोरी को देखते हैं जो कि हमने मन में कह रही थी सच में हम लोगों ने काफी बड़े परेशानी सर पर मोड़ ली है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टोका सीधो से काफी ज्यादा नाराज हो जाती है जहाँ पर वो अपने कमरे में छुप जाती है। और इसी वजह से आगे रीने टोका से मिलती है जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम इतना ज्यादा दुखी क्यों हो। और दूसरा हम लोग सीधो को देखते हैं जो कि कुछ सामान लेकर घर की तरफ जा रहा था लेकिन तभी रास्ते में उसको यूसिनो मिलता है जो कि कुछ ढूंढ रही थी। और ये सारा कुछ देखकर दूसरा सीधो समझ जाता है कि वो अपना पपिट को ढूंढ रही है। और आगे जब भी यूसिनो सीधो को देखता है वो सीधा जाकर उसको हक कर देती है। सीधो कहता है कि तुम ज्यादा टेंशन मत करो, मैं तुम्हारे लिए वो चीज को ढूंढूंगा। और दूसरा टोका रीने से कह रही होती है कि मुझे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं कि सीधो दूसरे लड़कियों के साथ बात करे। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीधो यूसिनो के साथ उसका पपिट को ढूंढ रहा था लेकिन तभी यूसिनो के पेट से काफी ज्यादा आवाज आने लग जाती है क्योंकि उसको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भूख लगी थी। और इसी वजह से आगे सीधो उसको अपना घर पे लाकर उसके लिए खाना बनाने लग जाता है। और आगे जब भी सीधो उसके साथ बातें करने लग जाता है तभी उस जगह पर टोका आ जाती है। और ये देखकर यूसिनो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। और यहाँ पर तो टोका ने उन दोनों को एक साथ देख लिया था, इसी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है। और आगे सीधो ने यूसिनो का वो पपीट के बारे में पता लगा लिया था और यहाँ पर तो वो पपीट ओरिगामी के पास था। और इसी वजह से सीधो जल्दी से ओरिगामी के घर पर चला जाता है जहाँ पर ओरिगामी काफी प्यार से उसके लिए चाय बनाती है। और ये चाय तो काफी ज्यादा जहरीली थी, इसी वजह से सीधो ये चाय को पीना नहीं चाहता था लेकिन इसके बावजूद भी बाद में उसको ये पीना ही पड़ता है। लेकिन जब भी सीधो वो चाय को पीता है वो अचानक से नीचे गिर जाता है जिस चीज का फायदा उठाकर ओरिगामी जल्दी से उसको ऊपर चढ़ जाती है जहाँ पर सीधो उससे कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम ये सारा कुछ क्या कर रहे हो। वो बताती है कि तुम टोका को उसके फर्स्ट नेम से बुलाते हो, इसी वजह से तुम मुझे भी अपने फर्स्ट नेम से बुलाओ। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर सीधो को ना चाहते हुए भी ये करना ही पड़ता है जो सुनकर ओरिगामी जल्दी से उसके ऊपर से हट जाती है जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है ठीक है तो फिर मैं अभी नहाने के लिए जा रही हूँ। और उसके जाने के बाद आगे सीधो अपना काम करने लग जाता है जहाँ पर सीधो हर जगह पर यूसिनो का वही पपीट को ढूंढने लग जाता है लेकिन काफी ढूंढने के बावजूद भी उसको वो पपीट नहीं मिलता। और तभी सीधो का नजर एक जगह पर पड़ता है और यहाँ पर तो उस जगह पर यूसिनो का वही पपीट रखा हुआ था। और तभी ओरिगामी भी उस जगह पर नहाकर आ गई थी जहाँ पर वो सीधा उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम हो कौन, तुमको गोली लगने के बावजूद भी तुम ऑटोमेटिकली हील हो गए थे। और तभी हम लोग दूसरा यासिनो को देखते हैं जिसके ऊपर ओरिगामी के सभी टीम मेंबर अटैक कर रहे थे जहाँ पर यूसिनो भागते भागते जमीन पर गिर जाती है जिसके कारण जल्दी से वो उसी मॉन्स्टर को बुला लेती है। और यहाँ पर तो वो मॉन्स्टर के पास आइस का पावर था और इसी वजह से वो कुछ ही देर के अंदर पूरा जगह को जमा देती है। और ये सारा कुछ तो सीधो एक बिल्डिंग के ऊपर से देखे जा रहा था और तभी अचानक से वो मॉन्स्टर सीधो के ऊपर अटैक कर देती है लेकिन ठीक टाइम पे रीना आकर उसको बचा लेती है जहाँ पर टोका उसके पास जाकर उससे माफी मांगने लग जाती है कि प्लीज तुम मुझे माफ कर दो क्योंकि मैंने तुमको कुछ ज्यादा सुना दिया था। जिस पर सीधो कहती
कहता है ठीक है, ये सारा कुछ हम लोग बाद में देख लेंगे और क्या तुम अभी मेरा मदद कर सकते हो। और उसका ये बात को सुनकर आगे टोका भी इसके लिए मान जाती है, जहाँ पर टोका सीधा जाकर ओरिगामी के सभी टीम मेंबर को रोकने लग जाती है। और इसी वजह से तो यहाँ पर सीधो को परेशान करने वाला कोई भी नहीं था, जहाँ पर वो काफी इजीली यूसुने को पास पहुँच सकता है। लेकिन तभी कोटोरी उससे कहने लग जाती है कि अगर तुम आइस के तूफान में जाओगे तो तुम वहाँ पर ही जम जाओगे। लेकिन सीधो उसका बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता और वो उसके पास जाने लग जाता है। और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि सीधो के पास हीलिंग पावर है, जिस वजह से उसको अगर चोट भी लग जाए तो वो ऑटोमेटिकली हील हो जाएगा। और आगे सीधो यूसुने का पास जाकर उसको उसका टॉय लौटा देता है। और यहाँ पर तो यूसुने को अपना टॉय मिल गया था, जिस वजह से वो उसको थैंक यू कहती है। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर आगे सीधो उससे कहने लग जाता है कि क्या तुम मुझे अभी किस करना पसंद करोगे। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर तो यहाँ पर यूसुने छुपने की कोशिश कर रही थी, जिस वजह से सीधो उससे कहने लग जाता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। लेकिन तभी अचानक से यूसुने सीधा जाकर उसको किस कर देती है और इसके वजह से तो यहाँ पर यूसुने का पावर सील हो गया था और इसी वजह से वो एक नॉर्मल फॉर्म पर आ जाती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो टोका और यूसुने ने हॉस्पिटल जाने का बात की थी और इसी वजह से सीधो इसके बारे में वो कोटोरी को बताने लग जाता है। कोटोरी कहती है कि तुम ज्यादा टेंशन मत करो, मैं इंतजाम कर दूंगी। और तभी हॉर्स कमांडर उससे कहने लग जाता है कि आपको भी हॉट स्प्रिंग पर जाना चाहिए, जिससे कि मैं आपको फुल HD में रिकॉर्ड कर सकूं। और इसका ये सा कुछ बातें सुनकर तो यहाँ पर कोटोरी तो काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी और इसी वजह से वो जल्दी से उसको एक बेकार सा काम दे देती है, जहाँ पर उसको करीब एक हफ्ते तक गड्ढे को खोदता रहना है। और दूसरे साइड ओरिगामी का सभी टीम मेंबर को भी एक दिन के लिए छुट्टी मिली थी और इसी वजह से वो लोग भी प्लान करते हैं कि वो लोग भी हॉट स्प्रिंग पर जाएंगे। और तभी अचानक से ओरिगामी को सीधो का कॉल आता है, जहाँ पर सीधो उससे कहने लग जाता है कि क्या मैं तुम्हारा बुक को 2 दिन के लिए रख सकता हूँ, क्योंकि मैं टोका और यूसुने के साथ हॉट स्प्रिंग पर जा रहा हूँ। और उसका ये सब कुछ बातें सुनकर यहाँ पर ओरिगामी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। फिर अगले दिन का सीन दिखा जाता है, जहाँ पर सीधो सभी के साथ एक कार में बैठकर हॉट स्प्रिंग पर जा रहे थे और यहाँ पर तो वो यूसुने का सर को सहला रही थी और इसी वजह से टोका उससे कहने लग जाती है कि प्लीज तुम भी मेरे सर को सहलाओ। लेकिन यहाँ पर सीधो तो सबसे पीछे बैठा हुआ था, इसी वजह से वो उसका सर को नहीं सहला सकता और इसी वजह से वो सीधा टोका को मना कर देता है। और इसी वजह से तो यहाँ पर टोका काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी और इसी वजह से वो काफी गुस्से से अपने पैर को नीचे मारने लग जाती है और इसके कारण वो कार के साथ साथ वहाँ का ब्रिज भी टूट जाता है और इसी वजह से आगे उन चारों को चलकर जाना पड़ता है। लेकिन ये सब के वजह से तो यहाँ पर टोका काफी ज्यादा उदास थी, जो रिका सीधो उसके पास जाकर उससे कहने लग जाता है कि तुमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इसके लिए बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। और दूसरा कोटोरी के सभी टीम मेंबर ने ओरिगामी और सीधो के ऊपर नजर रखी हुई थी और यहाँ पर ब्रिज टूटने की वजह से यहाँ पर ओरिगामी का टीम आगे नहीं बढ़ सकती थी और इसी वजह से वो सभी दूसरा रास्ता से जाने के बारे में सोचती है। लेकिन कुछ देर के अंदर ही वो सभी खो जाती है, क्योंकि उन लोग को रास्ता बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। और दूसरा सीधो भी हमने सभी साथियों के साथ आगे बढ़ रहा था और वहाँ पर तो एक शॉप में कोटोरी थी और जब भी सीधो उसको देखता है वो उसको पहचान लेता है, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और अगर तुम हमारे ऊपर नजर रख रहे हो तो तुम हमारे साथ आ सकते हो। और उसका ये सब कुछ बातें सुनकर यहाँ पर कोटोरी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन तभी अचानक से उसको किसी का कॉल आता है और इसी वजह से वो सीधो से कहने लग जाती है कि तुम सभी आगे बढ़ो, मैं ठीक टाइम पे आ जाऊंगी। और दूसरा हम लोग ओरिगामी को देखते हैं और यहाँ पर तो उसके सामने एक काफी बड़ा सा दीवार थी और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि ये सारा कुछ करने वाली कोटोरी थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो लोग सीधो का टीम को बर्बाद कर दे। और इसी वजह से कैप्टन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है, जिस वजह से वो सीधा अपने बॉम्ब से वो दीवार को तोड़ देती है। और तभी हम लोग दूसरा कोटोरी को देखते हैं, जो कि ये सारा कुछ देख रही थी, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि ये लोग इतने आसानी से हार नहीं मानेंगे। और इसी वजह से वो सीधा एसटी की टीम के ऊपर मिसाइल फेंक देती है और इसी वजह से ओरिगामी के सभी टीम मेंबर एक अजीब सा चीज में फंस जाती है। और असल में ये पूरा जगह ही कोटोरी का था, जहाँ पर वो हर जगह पर ट्रैप बिछा कर रखा था और यहाँ पर कोटोरी ने गुस्से की वजह से सीडी का सभी ट्रैप को ऑन कर दिया था। लेकिन यहाँ पर ओरिगामी के लीडर थोड़ी ना कम थी, जहाँ पर वो एक एक करके कोटोरी के सभी वेपन को तोड़ डालती है। और ये सारा कुछ देखकर दूसरा कोटोरी भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। और तभी हम लोग दूसरा सीधो को देखते हैं, जिसके ऊपर काफी बड़ा एक मिसाइल गिरता है और इस वजह से तो उस जगह पर काफी बड़ा एक ब्लास्ट हुआ था और इस वजह से तो यूसुने का वो टॉय गुम हो गई थी, जिस वजह से वो काफी ज्यादा रोने लग जाती है। और इतना रोने की वजह से उसका अचानक से पार्ट भी एक्टिवेट हो जाता है, जिस वजह से धीरे धीरे करके पूरा जगह जमने लग जाता है। और ये सारा को होते हुए देखकर सीधो उससे कहने लग जाता है कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे टॉय को ढूंढकर तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है वो टॉय को ढूंढने के लिए। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखा जाता है, जहाँ पर कैप्टन काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, जहाँ पर वो सारा घर के ऊपर गोलियों से अटैक कर देती है और जब गोलियां खत्म हो जाती है वो सभी घर के ऊपर बॉम्ब फेंकने लग जाती है और आगे वो अपने मेंबर को भी भड़का देती है, जिस वजह से सभी वो घर के ऊपर अटैक करने लग जाती है, क्योंकि हॉट स्प्रिंग के लिए तो
सबसे ज्यादा खुश कैप्टन थी और बस कोटोरी के वजह से पूरा ट्रिप भी बर्बाद हो गई थी, जिसके कारण वो हद से ज्यादा गुस्से में आ जाती है। और दूसरे साइड हम लोग सीधो को देखते हैं जिसके सामने एक एक करके बिल्डिंग गिर रहा था, लेकिन सीधो का मेन मिशन था यूसिनो का टॉय को ढूंढना। और काफी ढूंढने के बाद उसको फाइनली उसका टॉय मिल जाता है, लेकिन तभी सीधो के ऊपर काफी बड़ा एक बॉम्ब गिरने वाला था। और तभी ओरिगामी भी उसको देख लेती है और देखते देखते वहाँ पर काफी बड़ा एक विस्फोट होता है। लेकिन यहाँ पर तो सीधो को कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि टोका ने ठीक टाइम पे उसको बचा लिया था। और टोका को देखकर दूसरा ओरिगामी कहने लग जाती है कि कुछ भी हो जाए आज मैं टोका को हरा कर ही रहूंगा। लेकिन तभी टोका सीधो को लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। और आगे काफी मेहनत के बाद फाइनली ओरिगामी की टीम हॉट स्प्रिंग पर पहुंच जाते हैं। और दूसरा सीधो भी सभी के साथ हॉट स्प्रिंग पर पहुंच गया था, लेकिन तभी अचानक से यूसिनो का टॉय का सर वहाँ पर ही गिर जाता है। और ये सब कुछ देखकर तो वहाँ पर यूसिनो तो काफी ज्यादा डर गई थी। और आगे जब भी ओरिगामी के कुछ मेंबर पानी पे कूदती है, वो लोग वहाँ पर ही पूरी तरीके से जम जाते हैं। और दूसरा वाइस कमांडर कोटोरी से कहने लग जाता है कि मेरे पास एक अच्छा कवर है जहाँ पर मैं आपके कहने पर जमीन पर खुदाई कर रहा था, लेकिन अचानक से जमीन के अंदर से हॉट स्प्रिंग निकला। और आगे कोटोरी हॉट स्प्रिंग के बारे में सीधो को बता देती है। और इस वजह से सीधो का ट्रिप बर्बाद नहीं होता है, जहाँ पर सभी उस जगह पर जाकर बात लेने लग जाते हैं। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओरिगामी अपने टीम मेंबर के साथ ट्रेनिंग कर रही थी। और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद लीडर एक नई लड़की के साथ इंट्रोड्यूस करवाती है कि इसका नाम असल में माना है और ये एक बार एक स्पिरिट को भी हराया था। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर आगे ओरिगामी उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुमने अकेला एक स्पिरिट को कैसे हराया था। और दूसरे हम लोग को स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर एक ट्रांसफर स्टूडेंट से सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है, जहाँ पर टीचर बताने लग जाती है कि इसका नाम असल में कुरुमी है। और आगे कुरुमी अपने आप को एक स्पिरिट बताने लग जाती है, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी उसका बात पे ध्यान ही नहीं दे रहे थे। और आगे कुरुमी सीधा सीधो के पास जाकर उससे कहने लग जाती है कि क्या तुम क्लास के बाद मुझे पूरा स्कूल घुमा सकते हो, जिस पर वो भी मान जाता है। और आगे जब भी क्लास खत्म होता है सीधो उसको स्कूल घुमाने के लिए ले जाने लगता है। और यहाँ पर तो उन दोनों का पीछा ओरिगामी और टोका कर रहे थे। और आगे जाती हुए कुरुमी उससे कहने लग जाती है कि जब मैंने तुमको पहली बार देखा था मैं तुम पर फिदा हो गई थी और इसी वजह से मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता हूँ। और यहाँ पर तो जवाब देने के लिए दूसरा सीधो के पास 3 जवाब थे। और यहाँ पर कोटोरी ना देखते हुए उसको तीसरा वाला ऑप्शन देती है। और यहाँ पर तो तीसरा वाला ऑप्शन पे लिखा था कि मुझे तुम्हारा पैंटिस देखनी है। और इसका ये बात को सुनकर आगे सीधो भी बिना कुछ सोचे समझे ये चीज को कह देता है। और इसका ये बात को सुनकर आगे कोडोमी भी इसके लिए मान जाती है, जहाँ पर वो अपने स्कर्ट को उठाने लग जाती है। लेकिन तभी सीधो उससे माफी मांगते हुए कहने लग जाता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। और तभी अचानक से एक लॉकर के अंदर से ओरिगामी और टोका गिरती है। और यहाँ पर तो वो दोनों लॉकर पे छुपकर उन दोनों के ऊपर नजर रखी हुई थी। और आगे ओरिगामी उससे कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम दोनों ने हाथ क्यों पकड़ कर रखा है। कोडोमी कहती है कि मुझे चक्कर आ रही थी, इसी वजह से सीधो मेरा मदद कर रहा था। और इसके ये बात को सुनकर आगे टोका भी नाटक करने लग जाती है कि मुझे भी चक्कर आ रहा है, इसी वजह से तुम मेरा हाथ पकड़ो। फिर शाम का सीन दिखा जाता है जहाँ पर कोडोमी आज के लिए थैंक यू कहकर वहाँ से जाने लग जाती है। और आगे जब भी कोडोमी वहाँ से जाने लग जाती है कुछ बंदे आकर उसको छेड़ने लग जाते हैं, जो देखकर कोडोमी उन लोगों से कहने लग जाती है कि क्या तुम लोग मेरे साथ मस्तियाँ करना चाहते हो। ये कहकर कोडोमी उन लोगों को एक जगह पर लेकर जाकर उन लोगों को खत्म कर देती है। और तभी उस जगह पर माना भी आ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ पर माना सीधा सीधो के पास चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर माना तो सीधो का छोटी बहन थी, जहाँ पर वो दोनों काफी समय बाद एक दूसरे के साथ मिल रहे थे। और आगे सीधो माना को अपने घर पर लेकर जाता है और सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है। और आगे माना उसको एक लॉकर दिखाती है और वो लॉकेट के अंदर तो यहाँ पर सीधो और उसकी बहन की एक साथ फोटो थी। और यहाँ पर तो माना काफी समय बाद अपने भाई से मिल रही थी, इसी वजह से वो सीधा जाकर सीधो को हक कर लेती है। और ये सब कुछ देखकर कोटोरी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। और आगे वो उससे कहने लग जाती है कि कुछ भी हो जाए मैं सीधो को हमने से दूर नहीं ले जाने दूंगी। और असल में कोटोरी सीधो की असली बहन नहीं थी, असल में उसको अडॉप्ट किया गया था। और आगे माना उससे कहने लग जाती है कि मैं यहाँ पर सीधो को यहाँ पर लेने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि तो मैं यहाँ पर उससे मिलने के लिए आई थी। और वैसे भी सौतीली बहन अजनबी और नकली होती है। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर दूसरी साइड कोटोरी भी तो काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, जहाँ पर वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे के साथ बातों बातों में लड़ने लगते हैं। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो कोडोमी स्कूल पर नहीं आई थी। और इसी वजह से ओरिगामी उसको बताने लग जाती है कि वो आज से स्कूल पर नहीं आने वाली। लेकिन तभी थोड़ी देर में वहाँ पर कोडोमी आ जाती है। और ये सारा कुछ देखकर ओरिगामी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि कल माना और ओरिगामी मिलकर कोडोमी को खत्म कर दिया था, तो आखिरकार कोडोमी दोबारा जिंदा कैसे हुई। और आगे जब भी इसके बारे में सीधो को पता चलता है वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और दूसरे हम लोग ओरिगामी और कोडोमी को देखते हैं जो कि एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे, जहाँ पर कोडोमी उसको पकड़ते हुए उससे कहने लग
जाती है। कल मैंने और सीधो ने काफी अच्छा टाइम बिताया और मैं असल में स्कूल पर आकर देखना चाहती थी कि आखिरकार यहाँ पर क्या है, लेकिन स्कूल में मुझे सीधो काफी ज्यादा पसंद आ गया है, इसी वजह से मुझे वो चाहिए और मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसे चाहते हो, लेकिन तुमसे ज्यादा मैं उसे चाहती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ पर सीधो कोडोमी को डेट पर जाने के लिए पूछता है और उसका ये सा कुछ बातें सुनकर आगे कोडोमी भी इसके लिए मान जाती है, जहाँ पर सीधो उससे कहने लग जाता है कि कल 10:30 बजे मुझसे आकर मिलना। और उसके जाने के बाद तुरंत वहाँ पर ओरेगामी आ जाती है, जहाँ पर वो उसको पकड़कर उससे कहने लग जाती है कि क्या तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, और अगर नहीं तो तुम मेरे साथ कल डेट पर जाने वाले हो करीब 11 बजे। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीधो टोका के साथ हमने घर पर जा रहा था, लेकिन यहाँ पर तो टोका थोड़ा सा उदास थी क्योंकि वो लंच टाइम पे टोका के साथ लंच करना चाहता था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि सीधो ने उससे ये करने के लिए वादा किया था। और तभी उस जगह पर 3 लड़कियां आ जाती है और वो उसे देखकर समझ जाती है कि वो काफी ज्यादा दुखी है, और इसी वजह से वो तीनों लड़कियां उसको सजेशन देने लग जाती है कि तुम जल्दी से हमारे टिक को इस्तेमाल करो जिससे कि सीधो तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों घर पर पहुँच गए थे, और यहाँ पर वो तीनों लड़कियों ने जैसा जैसा कहा था टोका भी ठीक वैसा ही करने लग जाती है। और यहाँ पर टोका उसको अपना संतरे दिखाकर उससे कहने लग जाती है कि कल मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती हूँ, और ये सारा कुछ देखकर तो दूसरे साथ सीधो का मन में ये सारा कुछ करने का मन कर रहा था, और ये सारा कुछ सोचकर आगे सीधो भी इसके लिए मान जाता है। और यहाँ पर तो सीधो कल उसके साथ डेट पर जाने के लिए मान गया था, जिस वजह से टोका काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीधो फैसला करता है कि वो आज तीनों के साथ ही एक साथ डेट पर जाएगा, और दूसरे साथ कोटोरी ये सारा कुछ देखकर दूर से उसको गाइड करेगी, और आगे सीधो टोका को एक्वेरियम लेकर जाता है उसको मछलियाँ दिखाने के लिए। लेकिन घूमते घूमते तो 10:30 बजने वाले थे, और इसी वजह से सीधो नाटक करने लग जाता है कि मेरा पेट काफी ज्यादा दुख रहा है, जिस वजह से मुझे अभी टॉयलेट जाना पड़ेगा। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाता है, और ये सारा कुछ देखकर कोटोरी भी अपने पार्क की वजह से सीधो को कोडोमी के पास भेज देती है, जहाँ पर सीधो देरी पे आने के लिए उससे माफी मांगता है। और तभी दूसरे साथ कोटोरी को याद आती है कि कोटोरी पैंटिस दिखाने के लिए मान गई थी, इसी वजह से तुम दोनों आज पैंटिस के दुकान पे जाओगे। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर आगे सीधो को भी शर्म आती है, उससे ये पूछना पड़ता है, जो सुनकर आगे कोटोरी भी इसके लिए मान जाती है। जिसके बाद वो दोनों पैंटिस के शॉप में होते हैं, जहाँ पर कोटोरी उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार मुझे कौन से पैंटिस को पहननी चाहिए। ये कहकर वो कुछ पैंटिस को ट्राई करने के लिए वहाँ से चली जाती है, और इस जगह पर तो एक लड़के को देखकर तो सभी लड़कियां उसको ही घूरे जा रही थी। और आगे जब भी कोडोमी वो पैंटिस को पहन के आती है वो उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार मैं कैसी लग रही हूँ। और तभी उस जगह पर टोका का वो तीनों दोस्त आ जाते हैं, जो कि सीधो से कहने लग जाती है कि तुमको अभी टोका के साथ रहना चाहिए, तो आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और उसका ये सा कुछ बातें सुनकर सीधो भी अपना पेट खराब का बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ पर तो 11 बज गया था, इसी वजह से वो सीधा ओरेगामी के पास चला जाता है। और यहाँ पर तो ओरेगामी करीब 1 घंटे पहले यहाँ पर आ गई थी, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाती है कि तुम जरा टेंशन मत करो, मैं भी अभी यहाँ पर आई हूँ। और आगे वो दोनों लंच करने के लिए एक रेस्टोरेंट पर जाते हैं, जहाँ पर ओरेगामी उससे कहने लग जाती है डेट खत्म होने के बाद तुम सीधा मेरे घर पर आओगे क्योंकि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। ये कहकर ही आगे वो दोनों एक साथ खाना खाने लगते हैं, लेकिन तभी सीधो बाहर पे टोका को देखता है, जहाँ पर वो सीधो को ही ढूंढ रही थी, और ये देखा सीधो के पास भी छुपने का कोई भी जगह नहीं था, और इसी वजह से उसको भी यहाँ पर टॉयलेट जाने का बहाना बनाकर वहाँ से भागना पड़ता है, जहाँ पर वो सीधा जाकर टोका के पास चला जाता है। और यहाँ पर तो टोका को काफी ज्यादा भूख लगी थी, और इसी वजह से आगे वो दोनों एक नया रेस्टोरेंट पे जाकर वहाँ पर खाना खाने लगते हैं। और आगे सीधो दोबारा कहने लग जाता है कि मुझे टॉयलेट जाना है, ये कहकर वो दोबारा कोडोमी के पास चला जाता है। और इसी तरीके से कभी सीधो ओरेगामी के पास होता है और कभी टोका के पास, लेकिन दूसरी साइड तो कोडोमी अकेली होती है। लेकिन तभी वो सामने कुछ लोगों को देखते हैं, जहाँ पर वो लोग एक प्यारी सी बिल्ली को परेशान कर रहे थे, और ये सारा कुछ देख के कोडोमी उन लोग के पास जाकर कहने लग जाती है कि तुम लोग काफी ज्यादा मजे कर रहे हो है ना, मुझे भी मजे करना है। और दूसरी साइड कोटोरी जिस कैमरे से कोडोमी के ऊपर नजर रखी हुई थी, वो अपने पार के मदद से वो कैमरे को ही तोड़ देती है। और तभी हम लोग दूसरा ओरेगामी और टोका को देखते हैं, जो कि सीधो को ढूंढते ढूंढते एक साथ मिल जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों एक साथ एक दूसरे से ये कहने लगते हैं कि मैं यहाँ पर सीधो के साथ डेट पर आई हूँ। और दूसरी साइड हम लोग सीधो को देखते हैं, जो कि फाइनली कोडोमी को ढूंढ लेता है, लेकिन उस जगह पर तो काफी ज्यादा खून था। ये देखकर सीधो काफी ज्यादा डर जाता है, और यहाँ पर कोडोमी ने उन चारों में से 3 को मार दिया था, और यहाँ पर तो एक लास्ट पर्सन बचा हुआ था, जो देखा कोडोमी भी उसे मार देती है। और आगे जब भी सीधो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जल्दी से कोडोमी उसको पकड़ लेती है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि हम दोनों तो अभी डेट पर हैं, तो आखिरकार तुम कहाँ पर जा रहे हो। और तभी अचानक से कोडोमी के ऊपर अटैक होने लग जाती है, जिस वजह से वो काफी दूर जाकर गिरती है, और अटैक करने वाली और कोई नहीं बल्कि सीधो की बहन माना थी। और माना को देखकर कोडोमी उससे कहने लग जाती है कि तुम हमारा डेट को बर्बाद कर रहे हो। ये देखकर जल्दी से माना अपने पार के मदद से कोडोमी को वहाँ पर ही खत्म कर देती है, जो देखकर सीधो उससे
उससे कहने लग जाता है कि आखिरकार तुमने कोडोमी को क्यों खत्म किया। माना बताती है कि कोडोमी एक स्पेशल किस्म का स्पिरिट है और इसी वजह से वो इतने आसानी से नहीं मरने वाली, वो दोबारा जिंदा हो जाएगी। और आगे ओरिगामी और टोका फाइनली सिदो को ढूंढ लेते हैं। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिदो टोका से कह रहा होता है कि मैं कोडोमी को रोकना चाहता हूँ क्योंकि वो सभी को मार रही है, लेकिन वो तुमसे और यूसुने से काफी ज्यादा अलग है, इसी वजह से मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ। जिस पर टोका बताने लग जाती है कि वो भी हमारी तरह ही है और अगर तुम दोस्ती का हाथ बढ़ाओगे तो हो सकता है कि तुम उसको मना पाओ। और इसका ऐसा कुछ बातें सुनकर आगे सिदो उसको थैंक यू कहता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोडोमी सिदो से कह रही थी कि क्या तुम आज भी स्कूल पर आए हो, और मुझे ऐसा लगा था कि कल के हादसे के बाद तुम दोबारा स्कूल पर नहीं आओगे। जिस पर सिदो उससे कहने लग जाता है कि मैं तुमको बचाने का फैसला किया है और कुछ भी हो जाए मैं तुमको और लोगों को मारने नहीं दे सकता। और तभी हम लोग स्कूल के छत पे और एक कोडोमी को देखते हैं जो कि कुछ कर रही होती है। और तभी हम लोग दुएसान माना और कोटोरी को देखते हैं जो कि एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर माना उससे कहने लग जाती है कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम और बड़े भैया वो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो और तुमने बिना किसी हथियार के सिदो को वो स्पिरिट के सामने भेज दिया। सच में तुम काफी ज्यादा बुरी हो और इसी वजह से कुछ भी हो जाए मैं तुमसे सिदो को ले लूंगी। जिस पर कोटोरी उससे कहने लग जाती है तुम जिस कंपनी का हिस्सा हो वो स्पिरिट को मारती है और इसी वजह से कुछ भी हो जाए मैं तुमको ऐसे ही सिदो नहीं देने वाली, क्योंकि यहाँ पर कोटोरी को पहले से ही पता था कि माना की बॉडी में पावर बढ़ाने के लिए उसके अंदर काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट हुए थे और इसी वजह से माना बस 10 साल तक ही जी सकती थी। और दूसरा कोडोमी के पावर के वजह से स्कूल के सभी स्टूडेंट बेहोश हो गए थे, लेकिन यहाँ पर सिदो टोका और ओरिगामी को कुछ भी नहीं हुआ था। और आगे जब भी सिदो स्कूल के छत पर जाता है वहाँ पर कोडोमी होती है और दूसरा तो टोका का हालत थोड़ा सा खराब हो गई थी क्योंकि उसके अंदर कोई भी स्पिरिचुअल पावर नहीं थे और थोड़ी देर में उसको थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल पावर मिल जाती है, लेकिन तभी अचानक से उसके सामने कोडोमी आकर उसको ऊपर अटैक कर देती है जिससे कि टोका बाल बचती है। और यहाँ पर तो स्कूल के छत के ऊपर भी एक कोडोमी होती है जो कि सिदो के साथ बातें कर रही थी और असल में ये सारा कुछ कोडोमी के एबिलिटी में से एक है, जहाँ पर कोडोमी उसको बताने लग जाती है कि ये पावर का इस्तेमाल करने के लिए मुझे काफी ज्यादा एनर्जी लगती है और मुझे इस जगह पर सभी स्टूडेंट के अंदर से एनर्जी मिल रही है और मैं इस जगह पर तुमको तड़पा तड़पा कर खाना चाहती हूँ और अगर तुम चाहते हो कि मैं बाकी लोग को छोड़ दूँ तो तुमको सुबह का वो बात वापस लेना पड़ेगा, लेकिन ये चीज करने के लिए सिदो साफ साफ मना कर देता है। और यहाँ पर तो असल में कोडोमी स्पेस क्विक लाने वाली थी, इसी वजह से वो सिदो से कहने लग जाती है अगर मैं इस जगह पर स्पेस क्विक ला दिया तो तुम एक बार सोचो जो लोग अभी बेहोश है तो उसका हालत कैसा होगा, और अगर तुम ये होने देना नहीं चाहते तो जल्दी से तुम अपना सब वापस ले लो। और इसका ये सा कुछ बातें सुनकर सिदो उससे कहने लग जाता है कि जल्दी से तुम सबको छोड़ दो और अगर तुम मेरा बात को नहीं मानोगे तो मैं अपने आप का जान दे दूंगा। और दूसरे साथ तो कोडोमी को ऐसा लग रहा था कि सिदो बस मजाक कर रहा है, लेकिन तभी अचानक से सिदो ऊपर से नीचे कूद जाता है, लेकिन ठीक टाइम पे कोडोमी जाकर उसको बचा लेती है और आगे वो स्कूल से वो एरिया हटा देती है जो कि वो लगाया था। और आगे सिदो उसको मनाने के लिए काफी अच्छा बातें करने लग जाता है। मुझे पता चला है कि तुमको सिंपल जिंदगी जीना काफी ज्यादा पसंद है और तुमने उस दिन जब मेरे साथ डेट पर थे तुम वहाँ पर काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी और इसी वजह से तुम ज्यादा टेंशन मत करो, मैं तुम्हारा हमेशा ही साथ दूंगा और मैं तुमसे अभी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज तुम ये सा को रोक दो। और उसका ये सा कुछ बातें सुनकर आगे कोडोमी भी इसके लिए मान जाती है, लेकिन तभी अचानक से वो कोडोमी के ऊपर कोई अटैक कर देती है जिस वजह से वो वहाँ पर ही मारा जाता है। और ये चीज करने वाली शख्स और कोई नहीं बल्कि ओरिजिनल कोडोमी थी। और आगे जब भी वो सिदो की तरफ हाथ बढ़ाता है अचानक से उस जगह पर माना आकर उसका हाथ को काट देता है और तभी जल्दी से कोडोमी अपने ओरिजिनल पावर को शो करती है और उसका ये पावर की वजह से तो टाइम रिवर्स हो गया था जिस वजह से उसका हाथ आकर दोबारा जुड़ जाता है। और आगे कोडोमी माना से कहने लग जाती है कि ऐसा कोई भी तरीका नहीं जिससे कि तुम मुझे इतना इजीली मार सको। ये कहकर वो टाइम को स्टॉप करके माना के ऊपर एक अटैक करती है जिस वजह से वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाती है और तभी उस जगह पर सिदो को बचाने के लिए टोका और ओरिगामी भी आ जाती है। ये देखकर कोडोमी अपना काफी सारा डुप्लीकेट को बना देती है जहाँ पर सभी कोडोमी मिलकर उन दोनों को ही पकड़ लेती है। और आगे कोडोमी अपने पावर की मदद से उस जगह पर एक स्पेस क्विक लाने वाली थी, लेकिन तभी उस जगह पर कोटोरी आकर वो स्पेस क्विक को रोक देती है। और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि असल में कोटोरी भी एक स्पिरिट है और असल में वो इसके बारे में अभी तक किसी को भी नहीं बताया था। और तभी उस जगह पर कोटोरी अपने पावरफुल वेपन को समन करती है और दूसरे साथ तो कोडोमी ने सभी लोगों को पकड़ के रखा था और इसी वजह से तभी उस जगह पर ओरिगामी बेहोश हो जाती है। और आगे जब भी कोडोमी कोटोरी को देखती है वो उससे कहने लग जाती है कि अब कुछ भी हो जाए मैं तुमको खत्म कर ही रहूंगी। ये कहकर वो लगातार उसके ऊपर अटैक करने लग जाती है, लेकिन यहाँ पर दूसरे साथ कोटोरी भी फाइट में काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन तभी अचानक से कोटोरी एक टाइम लूप में फंस जाती है और इसी वजह से कोडोमी भी उसके ऊपर एक बुलेट फायर करने के लिए कामयाब हो जाती है और गोली खाने के वजह से कोटोरी वहाँ पर ही बेहोश हो जाती है। लेकिन यहाँ पर तो सिदो की तरह उसके पास हीलिंग पावर था जिस वजह से वो ऑटोमेटिकली हील हो जाता है और आगे कोडोमी अपने सभी क्लोन के ऊपर अटैक करके उन सभी को मार देती है और ये कर वो एक बुलेट खुद के ऊपर भी फायर कर देती
है। और असल में तो यहाँ पर कुरुमी का टारगेट सीधो था, लेकिन तभी ठीक टाइम पे कोटोरी जाकर सीधो को बचा लेती है। और यहाँ पर तो कुरुमी सीधो को मारने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से कोटोरी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है, जिसके कारण वो अपने पार की मदद से उसके ऊपर काफी खतरनाक एक अटैक करती है। और उसके अटैक से तो यहाँ पर कुरुमी को कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन वो थोड़ा सा घायल हो जाती है। और आगे कोटोरी अपने पार की मदद से दोबारा कुरुमी को ऊपर अटैक करने वाली थी। और ये देखकर जल्दी से सीधो उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर कोटोरी उसका बात को बिल्कुल भी नहीं सुनती। और असल में तो यहाँ पर कोटोरी अपने कंट्रोल से बाहर चला गया था। और ये देखकर सीधो जल्दी से कुरुमी को बचाने के लिए उसका सामने चला जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी कोटोरी उसके ऊपर अटैक कर देती है। और अटैक करने के साथ ही साथ उसको होश भी आ जाता है, जहाँ पर वो अटैक सीधा जाकर सीधो को लगता है। फिर कुछ दिन बाद का सीन दिखा जाता है, जहाँ पर सीधो को होश आ गया था और यहाँ पर तो वो बिल्कुल सही सलामत था। और आगे जब भी वो सामने देखता है, उसके सामने तो यहाँ पर यूसिनो और टोका थी। और तभी उस जगह पर रीने आकर उसको बताने लग जाती है कि फाइट के दौरान ओरिगामी और माना काफी ज्यादा घायल हो गए थे, और इसी वजह से उसके टीम आकर उन दोनों को लेकर गई है। जिस पर सीधो उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार कोटोरी कहाँ पर है, मुझे उससे बातें करना है। और उसका ये बात को सुनकर रीने भी सीधो को उसके पास लेकर जाती है, और आगे सीधो उसके पास जाकर उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम कौन हो। जिस पर वो बताने लग जाती है कि मैं तो बस तुम्हारा छोटी बहन हूँ। लेकिन आगे काफी पूछने पर वो बता देती है कि मैं आधी इंसान और आधी स्पिरिट हूँ, और 5 साल पहले मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिस वजह से मेरे अंदर स्पिरिट की पावर आ गई थी, और मैं असल में मित्सु का फैमिली में पैदा हुई थी। और उसका ये कुछ बातें सुनकर सीधो उससे कहने लग जाता है कि जब तुमने मेरे ऊपर अटैक किया था, मैं उस टाइम पे बेहोश हो गया था, और तब मुझे एक सपना आया था जहाँ पर तुम रोते हुए मुझसे मदद मांग रही थी, और ये देखकर मैं तुम्हारा मदद करने के लिए तुम्हारी तरफ ही बढ़ रहा था, लेकिन तभी मैं वहाँ पर ही बेहोश हो गई। और क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार तुम स्पिरिट किस तरीके से बने? वो बताती है कि मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी याद नहीं है, और मैं अभी भूल गई हूँ कि आखिरकार उस जगह पर हुआ क्या था। और दूसरा टोका को भी होश आ जाती है, और वो उठकर सीधो को ढूंढने लग जाती है, लेकिन उसको वहाँ पर सीधो नहीं मिलता। और दूसरा कोटोरी सीधो से कह रही थी कि तुम्हारे पास स्पिरिट को सील करने की पावर है, और ये कहकर वो उसको पंच करते हुए उससे कहने लग जाती है इसी के साथ साथ तुम्हारे पास हीलिंग की भी पावर थी, लेकिन ये पावर मेरी थी जो कि मेरे पास दोबारा आ गई है, और इसी वजह से आगे से तुम बिल्कुल भी खतरे में मत पड़ना। और तुम जिस तरीके से टोका और यूसिनो का पावर को सील किए थे, उसी तरीके से तुमको मेरा भी पावर को सील करना पड़ेगा, और इसी वजह से कल हम दोनों एक साथ डेट पर जाएंगे। लेकिन तभी अचानक से वो ये कहते कहते नीचे गिर जाती है, और उसका ये हालत को देखकर रीने उसके पास आकर उससे कहने लग जाती है कि अब मैं ये सारा कुछ संभाल लूंगी, इसी वजह से तुम यहाँ से जा सकते हो। और आगे रीने सीक्रेटली सीधो को बताने लग जाती है कि कोटोरी अपने पावर को बस 2 दिनों तक ही संभाल सकती है, और इसी वजह से हमें 2 दिनों में कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और आगे सीधो हॉस्पिटल पर जाता है माना और ओरिगामी से मिलने के लिए, लेकिन उस जगह पर तो बस ओरिगामी थी। और आगे सीधो के पूछने पर ओरिगामी उसको बताने लग जाती है कि असल में माना को उसके टीम मेंबर लेकर गए हैं, और यहाँ पर ओरिगामी तो काफी ज्यादा घायल थी, और इसी वजह से सीधो को उसे उठाकर कमरे की तरफ ले जाना पड़ता है। और आगे ओरिगामी उससे कहने लग जाती है कि क्या तुम मेरे अपील को छील सकते हो? और उसका ये बात को सुनकर सीधो वो अपील को छिलकर उसको खिलाने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर तो वो अपील पूरा एक केला की तरह लग रहा था। इसके बावजूद भी सीधो वो अपील को उसे खिलाने लग जाता है, और यहाँ पर भले ही ओरिगामी थोड़ी सी बीमार हो, लेकिन वो ओरिजिनल चीज को नहीं भूलती, जहाँ पर वो काफी अजीब तरीके से सीधो का उंगलियों को चाटने लग जाती है। और आगे जब भी सीधो वहाँ से जाने लगता है, ओरिगामी उसको रोककर उससे पूछने लग जाती है उस दिन फाइट के दौरान जो स्पीड वहाँ पर आई थी वो आखिरकार कौन थी, और उसी स्पीड ने 5 साल पहले मेरे मॉम डैड को मारा था। लेकिन यहाँ पर तो सीधो वो स्पीड के बारे में उसको बताने नहीं चाहता था, और इसी वजह से वो बहाना बनाती हुए जल्दी से वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन का सीन दिखा जाता है, जहाँ पर सीधो स्विमिंग सूट वाला स्टोर पर जाता है, क्योंकि सीधो कल सबके साथ एम्यूजमेंट पार्क पर जाने वाला था। और आगे टोका एक स्विमिंग सूट को उठाकर सीधो से पूछने लग जाती है कि आखिरकार ये है क्या, जिस पर ओरिगामी आकर उसे बताने लग जाती है कि जब भी तुम ये चीज को पहनोगे तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और उसके ये सब कुछ बातें सुनकर यूसिनो और टोका काफी ज्यादा डर जाते हैं, और आगे ओरिगामी उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुमको वो फायर स्पिरिट के बारे में पता है? टोका बताती है अगर पता भी होता तो मैं तुमको नहीं बताती। और उसका ये बात को सुनकर ओरिगामी भी काफी प्यार से बताने लग जाती है कि प्लीज बता दो ना। और उसकी इतना रिक्वेस्ट करने की वजह से आगे टोका भी उसको बताने लग जाती है कि वो रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और उसका ये बात को सुनकर ओरिगामी उससे कहने लग जाती है कि ये तो सबसे ज्यादा बकवास इन्फॉर्मेशन थी। और ये बात को सुनकर तो टोका दूसरी साइड काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है, जहाँ पर वो उसके ऊपर चिल्लाने लग जाती है। और आगे टोका अपने स्विमिंग सूट पहन के आती है, जहाँ पर वो सीधे से पूछने लग जाती है कि जल्दी से बताओ कि आखिरकार मैं कैसे दिख रही हूँ। और उसको ये ड्रेस में देखकर दूसरी साइड वाइस कमांडर भी
भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और आगे सीधो शर्माते हुए उसका तारीफ करने लग जाता है कि तुम सच में काफी ज्यादा कमाल की दिख रही हो। और तभी ओरिगामी भी स्विमिंग सूट पहनकर आ जाती है, जो देखकर वो भी उसका तारीफ करने लग जाता है। और तभी अचानक से उस जगह पर यूसिनो के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और आगे जब भी सीधो वहाँ पर जाकर देखता है, यूसिनो रोते हुए उससे कहने लग जाती है कि मैं स्विमिंग सूट को पहन नहीं पा रही, इसी वजह से प्लीज तुम मेरा मदद करो। और शॉपिंग खत्म होने के बाद आगे सीधो हेडक्वार्टर पे पहुंच जाता है, जहाँ पर वाइस कमांडर उससे कहने लग जाता है कि क्या तुम 5 साल पहले जो हादसा हुआ था उसका रिकॉर्डिंग देखना पसंद करोगे, जिस पर सीधो भी हाँ कह देता है। इसी वजह से वाइस कमांडर भी उसको वो रिकॉर्डिंग दिखाने लग जाता है। लेकिन आगे जब भी सीधो वो 5 साल पहले कोटोरी को देखता है, वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और ये देखकर उसका दिमाग धीरे धीरे करके काम करना ही बंद कर देता है, जिस वजह से वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है।